नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें अब आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। और इसकी शुरुआत होगी आज देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। क्या वक्फ बदलेगा वक्त? जी हाँ, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में आज पेश हुआ। सरकार की यही मंशा है कि आज इसको पास भी करा लिया जाए। तकरीबन जो समय सीमा की जानकारी हमें मिली है कि 8 घंटे तक इस पर चर्चा चलेगी। वक्फ संशोधन विधेयक ये बहुत ही अहम विधेयक है मोदी सरकार का, और इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो सबसे गौर करने वाली हैं, जिसमें समर्थन भी शामिल है, विरोध भी शामिल है। आप समर्थन की तस्वीरें भी देखिए। रायपुर और भोपाल की 2 तस्वीरें भी इस वक्त फ्लैश हो रही हैं आपके स्क्रीन पर। इसके साथ ही साथ किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, पक्ष वर्सेस विपक्ष का जो अलग से पूरा कलेवर देखने को मिला, और ये प्री और पोस्ट दोनों हैं। करंट भी इसमें शामिल है, यानी कि पहले से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और आज जब इसे पेश किया गया तो सदन में गहमा गहमी का दौर देखने को मिला। किरेन रिजिजू ने यह भी कह दिया कि यह किसी के अधिकार छीनने वाला बिल है ही नहीं। सबसे ज़्यादा हमें प्रस्ताव अगर किसी बिल पर मिले तो वो यही बिल था। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 2 बड़ी खबरों पर। जी हाँ, 2 बड़ी खबरें समझिए। महादेव सट्टा ऐप मामले में 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीते दिनों सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ने बाकायदा 21 लोगों के नाम जारी कर दिए। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 6 नंबर का आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ उनके कुछ करीबियों के नाम तो हैं ही, साथ ही साथ सौरभ चंद्राकर का भी नाम है, रवि उप्पल का भी नाम है। ये दोनों महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर हैं। कुछ और जाने पहचाने नाम भी 21 नामों की एफआईआर की लिस्ट में शामिल है। नक्सलवाद का सरेंडर, एक बड़ी और अहम खबर छत्तीसगढ़ से ही। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले नक्सलियों ने शांति की अपील को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है। ये प्रेस नोट बहुत कुछ कहता है। ये प्रेस नोट बताता है कि किस प्रकार से नक्सलवाद पर दोनों ही सरकारों का करारा प्रहार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जल्द ऐलान हो सकता है। 15 से ज्यादा राज्यों के अध्यक्षों का ऐलान हो सकता है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह के बाद जेपी नड्डा का दूसरा कार्यकाल, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कौन होगा? यही सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में भी चल रही है कि वीडी शर्मा के बाद एमपी बीजेपी का अध्यक्ष आखिर कौन होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ का रहने वाला एक शख्स जो कि पेशे से लोको पायलट है, सतना में ये नौकरी करता है। ये आखिरी खबर आपको बताने के लिए, आगाह करने के लिए काफ़ी है कि ठीक ठाक कमाई करने वाले लोगों के साथ भी इस तरह का बर्ताव हो रहा है। इस शख्स ने अपनी बीवी पर कई तरह के आरोप लगाए और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। इसका कहना है कि इसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। इसका ससुराल पक्ष इससे पैसे की डिमांड करता है। तो यह है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे आज देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक जिसे संसद के लोकसभा सदन में पेश कर दिया गया, इस वक्त चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि संशोधन विधेयक के बाद प्रतिक्रियाएं कैसी आई। इसके साथ ही साथ आपको केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का वो बयान भी सुनाएंगे जो संसद में उन्होंने दिया है, और ये भी कहा है कि हम किसी के हक को छीनने वाले नहीं हैं। फिर हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे भोपाल और रायपुर की, जिसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज ने वक्फ, ये 2 तस्वीरें देखिए, भोपाल और रायपुर, राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर की ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया कैसी आ रही है।
भले ही आपने ईद पर काली पट्टी लगाकर विरोध देखा होगा, लेकिन वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी, तो ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर के मायने निकालिए, समझिए कि तस्वीर सिर्फ वैसी नहीं है जैसी एक तरफ से दिखाई जा रही है। ये दूसरी तस्वीर भी देखिए कि वक्फ संशोधन विधेयक पर आखिर जनता नजर किस तरह से बनाए, और इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी आया है। आप संसद के अंदर जिस प्रकार से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री का बयान भी सुनिए, सियासी प्रतिक्रियाएं भी आप सुनिए, आखिर कहा क्या जा रहा है। कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए। कोई भी मुसलमान जब वक्त क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुनिश्चित करके ही आप वक्त क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था, वक्त क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वक्त उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वक्त क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग, तो सोचिए अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में, आप कल्पना कीजिएगा। अभी से हरियाणा में जतलाना विलेज, यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। देखिए, विपक्ष विरोध कर रहा है तुष्टिकरण की नीति के कारण। मैं बहुत साफ बता दूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फायदा ज्यादा मुस्लिम भाइयों, क्योंकि कुछ एक काकस पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पे कब्जा करके बैठा है। उस काकस से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है, और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज। जो वक्फ का बिल है वो गरीबों के लिए हित में बिल है, वो उन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है जिन लोगों का भला और उत्थान होने वाला है। इसलिए भारत सरकार इस बिल के माध्यम से, अभी वक्फ की प्रॉपर्टी को 10, 20, 25 परिवार उसका नाजायज फायदा ले रहे थे, अब वक्फ की प्रॉपर्टी का आम मुसलमान उसका फायदा लेगा। जो मुसलमान हम्माली कर रहा है, जो मुसलमान ट्यूब टायर की दुकान पर बैठा है, जो मुसलमान रहने के लिए घर के लिए मोहताज है, जो मुसलमान पर दिन भर मजदूरी करने के बाद भी परिवार का पेट भरण पोषण नहीं कर सकता, अब उस प्रॉपर्टी का उन मुसलमानों के लिए मकान बने, दुकान बनेंगे, उनके लिए अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। संशोधन जो बिल आया है उसको लेकर वो चंद करोड़पति अरबपति नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर आज जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वो इस बात का परिचायक है। वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं। वक्फ के मसलों में कमेटी में
कहते हो कि हिंदुओं को रखना चाहिए, कभी आपने हिंदू लॉ और हिंदुओं से संबंधित किसी कमेटी में मुसलमान को रखने की बात नहीं करी। ये भेदभाव और एक विशेष वर्ग में भय व्याप्त करके अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसको काला कानून मानेंगे और इसको हम एक्सेप्ट ना किया है ना करेंगे। ये बिल वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण करने नहीं, उन पे अतिक्रमण करने का है। और ऐसे समय में जब कलेक्टरों ने ही वो ज़मीनों को सरकारी घोषित करा और वक्फ के लिए लड़ रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान की, मैं बाकी भूमि की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में वो कलेक्टर क्या निर्णय देगा हमारे पक्ष में और वक्फ के पक्ष में? अब आप उससे बड़ा अधिकारी ले आए तो वो भी वही है ना। अगर आपको करना था तो ट्रिब्यूनल को ताकतवर करना था, अगर आपको वक्फ की संपत्ति को बचाना था तो आपको अमेंडमेंट में कहना था कि डेज फिक्स किए जा रहे हैं। जिनके लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा है, क्या वो इस बिल से सहमत है? क्या सरकार उनसे चर्चा की? क्या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है क्या? अगर आप देखेंगे टीवी या मीडिया कहीं पे भी आप चालू करके, पूरी देश में जगह जगहों पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ में लगातार समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अगर ये वक्फ बोर्ड की जो दान में दी हुई जमीनों को लिए लाई जा रही है, आखिर ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल, कहीं वक्फ बोर्ड के जमीनों पर भी कहीं अंबानी और अडानी की नजर तो नहीं है? कहीं उसको लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं ये संशोधन बिल? और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक बड़े घोटाले से जुड़ी हुई खबर की, जिस पे 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। इन्हें नंबर 6 का आरोपी बनाया गया है। जाहिर सी बात है, मामले पर सियासत भी हो रही है। महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामला जो कि तब सामने आया था जब भूपेश बघेल की सरकार हुआ करती थी। और आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले का जिक्र देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। सियासी गलियारों में यह मामला लगातार पनपता चला गया। सीबीआई की एंट्री होती है और सीबीआई 60 जगह पर छापेमारी करती है। इसके बाद 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आप सियासी प्रतिक्रियाएं जरूर सुनिए। और सरकार जब से आई है तब से, चाहे वो हेल्थ में घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे आबकारी विभाग में घोटाला हो, किसी भी प्रकार के घोटाले को सरकार जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और उसको जिस लायक जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा रही है। सीबीआई महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जांच कर रही है और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी, जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम है उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और इसको लेकर कांग्रेस के लोग भी बार बार सीबीआई जांच की मांग इस बार विधानसभा में कर रहे थे और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी ने सदन में भी कहा कि सीबीआई को काम दीजिए, खाली बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। इस प्रकार का उनकी भी मंशा थी। तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जांच हो रही है, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। सीबीआई रेड के बाद लगभग 21 लोगों के नाम जद सहित 21 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। ये सरकार सेंट्रल एजेंसियों के भरोसे छत्तीसगढ़ के विपक्ष नेताओं को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है
और साथ ही कि सीबीआई के लिस्ट में आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम 6वें नंबर पर एफआईआर में अंकित है, दर्ज है, जबकि इस महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर है, उनका नाम 7वां नंबर में, उनका नाम 8वां नंबर में। आखिर क्यों? क्योंकि सौरभ चंद्राकर इस महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना है, उनका तो मुख्य आरोपी में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई की इस लिस्ट में भूपेश बघेल का नाम है, सियासत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अविनाश हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। जी अविनाश, क्या कहेंगे, कहां तक अभी सियासत जारी रहेगी? सवाल थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी जवाब चाहेंगे इस पर। बिल्कुल, देखिए सियासत तो जारी रहेगी ही, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और ये पहली बार नहीं है जब ये आरोप लग रहे हों कि सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। और जिस तरह से सीबीआई में एफआईआर दर्ज हुई थी, 2024 में ही ये एफआईआर दर्ज हो गई थी और उसके बाद ये जांच कंडक्ट हुआ था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में एक बड़ी सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों की सत्ता दल की इच्छा है कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो, वो सेंट्रल एजेंसियों के कब्जे में हो, इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो तमाम तथ्यों को भी सामने रखा जा रहा है और जिस तरह से इस एफआईआर में, और जब ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की पर एफआईआर की थी, तो दोनों एफआईआर को अगर हम अवलोकन करें तो बिल्कुल एक सीरीज पर एफआईआर पर जो है नाम जो है वो दर्ज है। जिस तरह से सीबीआई के एफआईआर में जो नाम दर्ज है 6वें नंबर पर, ईओडब्ल्यू में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया था, 6वें नंबर का आरोपी। इस मामले में भी इसी मामले पर जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की तब भी 6वें नंबर का आरोपी बनाया गया था। यानी इसकी पूरी जांच पड़ताल काफी लंबे समय से चल रही थी और उसके बाद एक्शन जो हुई, जो सीबीआई की दबिश हुई, अधिकारियों के नाम भले ही उसमें पूरी तरीके से खुले तौर पर लिखे नहीं है, लेकिन इस बात में जी इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर आज भी बड़ा सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है कि महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ। क्या सरकार चलिए अब देखना होगा, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब आगे क्या मामला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ये बड़ी और अहम खबर सुन लीजिए कि नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया। आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है? नई बात ये है कि नक्सली कह रहे हैं कि अब साहब मत कीजिए कार्रवाई, हमारा सरेंडर ही समझ लीजिए इस पत्र को। ये पत्र नहीं है, ये हमारा सरेंडर लेटर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय समिति जारी करती है इस पत्र को। बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए तो ये बात लिखी गई है कि आपने जो हमारे खिलाफ, वो कह रहे हैं कि युद्ध छेड़ रखा है, इसको रोक दीजिए। वो कार्रवाई को युद्ध कह रहे हैं लेकिन ये बात नक्सली कह रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए आप। प्रस्ताव आया है और वास्तव में शांति की पहल की गई है तो सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बस्तर के आदिवासियों के हितों को ध्यान में रख के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हर शांति की पहल का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। तो देखिए, ये 15 महीने से लगातार ऑपरेशन जारी है। ये नक्सल मूवमेंट को लेकर जिस प्रकार से सरकार कार्रवाई कर रही है, इस पर ये नक्सलियों का ये पत्र है, ये प्रेस नोट जारी किया है नक्सलियों ने, जिसमें नक्सलियों ने इस बात की अपील की है सरकार से कि हम पर जो कार्रवाई हो रही है इसे खत्म कर दिया जाए। और साफ तौर पर ये चीज़ क्लियर की है नक्सलियों ने। तो नक्सलियों पर 2025 वाकई कहर बनकर टूटा है। महज कुछ महीनों में ही इस साल के, जैसे बीते साल कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस साल जिस प्रकार से कार्रवाई लगातार हुई है, कई एनकाउंटर हुए हैं और ये समझ में आ रहा है कि इस लगातार कार्रवाई से नक्सल पूरी तरह से उनके हौसले पस्त हो गए हैं। सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं मिलती जा रही हैं। बड़े एनकाउंटर हुए हैं। बीजापुर कांकेर की बात करें तो यहाँ पर
31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। फरवरी 2025 में इंद्रावती क्षेत्र में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, अब ये तो बात बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई है कि नक्सली अब क्लियर कर चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि वो बहुत जल्द अब खत्म होने वाले हैं। ये हाथ जोड़कर विनम्र अपील ही है, नक्सलवाद सरेंडर कर चुका है। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर के नक्सलियों ने आज एक पर्चा जारी किया है, उसमें उन्होंने अपील की है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। जो सीधा साधा इस बात का उदाहरण है कि कितने प्रमुखता से फोर्स जो है उनके ऊपर अटैक कर रही है और कैसे उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। क्योंकि उस पर्चे में सीधा सीधा ये जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी फोर्सेस, सुरक्षा बल को कैंप तक ही रखें और नए कैंप ना खोलें। इन बातों का जिक्र पर्चे में कहीं ना कहीं ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरीके से नक्सलवाद पर हावी हो चुकी है। वार्ता हो रही है, वार्ता के लिए तैयार नक्सलवाद हो चुके हैं। नक्सलियों की तरफ से पर्चा आता है और ये पर्चा ठीक आता है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उससे पहले ये बड़ा एक पर्चा जारी होना और अपील करना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, वो उस सुरक्षा बल के शौर्य को भी दर्शा रहा है। वहीं विजय शर्मा भी अपनी बात पर अडिग हैं, किसी भी शर्त को न मान करके वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की अपील कर रहे हैं कि नक्सलवाद को लेकर के जो सरकार ने पुनर्वास नीति लागू की है वो देश की सबसे अच्छी पुनर्वास नीति है। तो अभी भी समय है, आत्मसमर्पण करें और पुनर्वास अपने जीवन में लाएं। और इस चीज को लेकर के उन्होंने कहा है, विजय शर्मा का ये बयान है कि किसी भी तरीके की बातचीत तभी होगी जब आप पूरी तरीके से सत्यता के साथ सामने आएंगे, अपने हथियार छोड़ेंगे, या तो आप मुख्यधारा में पुनर्वास नीति को अपना कर लौटेंगे या फिर नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म करके लौटेंगे। तो ये साफ बयान विजय शर्मा का भी ये बताता है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो 31 मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है उसमें सरकार कितनी अडिग रहने वाली है। अगर इस तरीके के पर्चे भी जारी होंगे कि अगर नक्सली बात करने के लिए तैयार हैं तो उनको पहले सरकार की शर्त माननी होगी, नहीं तो किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होगी। ये साफ संकेत आज के विजय शर्मा के बयान से मिल चुके हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और ये नक्सलवाद को लेकर के जो पूरी रणनीति बन रही है, नक्सलवाद खात्मे को लेकर के जो पूरी रणनीति बन रही है, उसमें विजय शर्मा का सबसे अहम योगदान भी माना जाता है। तो सरकार की कटिबद्धता देखिए कि किस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ आक्रमण हो रहा है, प्रहार हो रहा है और ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हो रही है। क्योंकि 15 महीनों में ये नक्सलियों ने जो पर्चा जारी किया है उसमें खुद जिक्र किया है कि उनके 400 साथी मारे गए हैं। यानी कि अभी तक के इतिहास में कभी भी इतने प्रमुखता से और इतने आगे आकर के सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद पर अटैक नहीं किया था। इस सरकार में 15 महीनों की सरकार में 400 माओवादियों का ढेर होना कहीं न कहीं इस बात का संकेत को और ज्यादा कटिबद्ध कर रहा है कि आने वाले समय में, यानी जो 1 साल का 363 दिन का जो समय बचा है, उस समय में, निर्धारित समय में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। ये सरकार का दावा है और ये पर्चा ये बताता है कि नक्सलवाद अब अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और वो बात करने के लिए सामने आना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही और सटीक बात कही है। यही कह रहे हैं नक्सली, यही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको बता देते हैं, बीजेपी संगठन चुनाव कब होंगे, तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2 से 3 हफ्ते के भीतर हो सकता है। 15 से ज्यादा राज्यों के नए अध्यक्ष चुने जा सकते हैं और ये भी सुगबुगाहट मिल रही है कि मध्य प्रदेश में भी नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। हालांकि जनवरी, फरवरी और बीत चुका मार्च और अब अप्रैल चल रहा है, यानी कि 3 महीने से ये कवायद मध्य प्रदेश में तो जारी है। तो अप्रैल में क्या होगा, कौन सा नाम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए अब आज की अंतिम खबर, और बहुत गौर करने वाली खबर, गंभीर खबर है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है सतना से वो बहुत गौर करने वाली है। घर परिवार के लोगों को देखने वाली खबर है और आगाह करने वाली खबर है। तस्वीरें देखिए, सतना की ये तस्वीरें हैं। ये शख्स रहने वाला है पन्ना के अजयगढ़ का। ये पेशे से लोको पायलट है, जिसकी पत्नी उस पर किस तरह से कहर ढा रही है। वो अपील कर रहा है शासन प्रशासन से कि उसे बचाया जाए। उसके ससुराल वाले उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, गलत केस में फंसाने की धमकी देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं, उससे पैसे की मांग करते हैं।
इससे मेरा भी थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी पत्नी, मेरी शादी 2023 25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी। वो भी बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी। कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। देखिए 21 मार्च को हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया में अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसमें 21 तारीख को लोकेश कुमार हैं जो लोको पायलट हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली में इस बात की कंप्लेंट की गई थी। तो अपनी पत्नी, सास और ब्रदर इन लॉ के खिलाफ, जिस पे से थाना कोतवाली में अपराध कायम किया गया है। और चूंकि अपराध जो है 7 साल से कम सजा का है, इसलिए उनको नोटिस दिया गया। 7 तारीख को न्यायालय चालान पेश किया जाएगा। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।